हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? साइकोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो साइकोमेट्री जो है ये अपने आप में एक ब्रांच है और इसमें हमें समझना है कि हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जब आप मान लो सपोज़ करो घर से बाहर निकलते हो, तो घर से बाहर निकलते हो हमें पता है कि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है भैया, वो ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है? वो एयर में रहता है। ठीक है, और ये जो एयर है हमारा, ये एयर हमारा कहाँ पर मिलेगा हमको? हमारा वातावरण, वातावरण बोले तो एटमॉस्फेयर में मिलेगा। ठीक है, तो जो सिंपल बंदा होगा ना भैया, जो साइकोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, वही बंदा सिर्फ ये बोलेगा कि जो हमारा एटमॉस्फियर है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। बट अगर आपको साइकोमेट्री का नॉलेज हो तो आप ये कभी नहीं बोलोगे कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ एयर ही प्रेजेंट है। भैया यहाँ पे एयर नहीं होता, यहाँ पे वाटर के वेपर्स भी होते हैं। और ये वाटर के वेपर कहाँ से आते हैं भैया? तालाबों के पानी, नदियों के पानी। भैया जहाँ पर भी पानी जमा होता है वो क्या होता है भैया? धीरे धीरे उनका इवेपोरेशन होता है। ठीक है, जब सन की रेज इस पे पड़ती है तो, और इवेपोरेशन होके भैया ये कहाँ? एयर में जाके मिक्स हो जाती है। तो जिस बंदे ने साइकोमेट्री का नॉलेज रखा है उसको ये समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर प्लस वाटर वेपर होते हैं। और ये जो आपका एयर प्लस वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है, इसी को हम लोग, एक टेक्निकल टर्म होता है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉइस्ट एयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉइस्ट एयर। मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? मॉइस्ट एयर रहता है। और मॉइस्ट एयर मीन्स क्या होता है भैया? मास ऑफ एयर और मास ऑफ वाटर वेपर होता है। तो साइकोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है, वो क्या करता है भैया? वो स्टडी करता है किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर के बारे में। वो मॉइस्ट एयर के बारे में बहुत सारा रिसर्च करेगा भैया कि मॉइस्ट एयर के क्या होता है, क्या नहीं होती है, क्या इसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, कि कैसे क्या चेंज होता है, नहीं होता है। तो वो ब्रांच जो आपके मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? साइकोमेट्री बोलेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो भैया समझ में आ गया आपको? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर प्लस वाटर वेपर होता है, और इन दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग मॉइस्ट एयर। और जिस ब्रांच में हम लोग जिस ब्रांच में इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं उसी को बोल देते हैं क्या? साइकोमेट्री। तो वही लिखा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, और मॉइस्ट एयर को मैंने अभी आपको बताया कि ये कंपोजिशन होता है किसका? ड्राई एयर का और वाटर वेपर का होता है। अब जैसे कि जो ड्राई एयर है, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक तालाब है। ठीक है, तो तालाब मान लो यहाँ क्या होगा भैया? पानी होगा। तो आप मान लो किसी दूसरे जगह पे, वहाँ पे आपको मान लो सामने कोई तालाब वालाब ऐसा अभी नहीं है। ठीक है, तो आप एक जगह पे 1 पे खड़े हो और फिर बाद में आप 2 पे आते हो, तो आप देखना क्या फील करोगे कि यहाँ पर जो भैया एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पर तो एयर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एयर होगा, लेकिन इस जगह पर ना वाटर वेपर की भैया जो अमाउंट होगा एयर में वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? आपको भी समझ में आ रहा है कि भैया जो तालाब है भैया, यहाँ से जो वाटर आपका इवेपोरेट होता होगा, मतलब लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होता होगा, तो कहाँ मिलता होगा? इस सामने वाले वातावरण में मिलता होगा। ठीक है, लेकिन देखो दूर वाले में की बात करूँगा, अगर वहाँ पर कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है तो भैया ये जो वाटर वेपर जो होगा ना भैया, यहाँ पर कम होगा कंपेरिजन टू ईयर। ठीक है, यहाँ का कंपेरिजन में यहाँ पर कम होगा। तो भैया ये हमें समझ में आ गया कि जो मॉइस्ट एयर की जो क्वांटिटी होती है ना, वो जो मॉइस्ट एयर की जो क्वांटिटी होती है वो भैया जगह जगह पे वेरी करती है। मतलब हर एक जगह एक जैसा नहीं होता है। जहाँ पे वाटर का सोर्स ज़्यादा रहेगा वहाँ पे भैया एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे वाटर का सोर्स नहीं रहेगा वहाँ पे एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी कम रहेगी। तो भाई ये समझ में आ गया कि एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि ड्राई एयर इज़ ए प्योर सब्सटेंस। मतलब जो एयर होता है, एयर क्या होता है? इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस, जो डिफरेंट साइज टाइप्स ऑफ गैसेस, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम की बात करो तो कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन होता है 0.8%, और CO2 होता है 0.03%। ये याद रखना भैया, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो भैया ये एयर जो होता है ना, हर जगह आपको ये कॉम्पोजिशन आपको इक्वल दिखेगा, इसलिए ड्राई एयर को बोला जाता है क्या? प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। बट मॉइस्ट एयर को हम लोग प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है भैया, वो जगह जगह पे क्या हो जा रही थी? वो चेंज हो जा रही थी। इसलिए हम लोग मॉइस्ट एयर को भैया क्या नहीं मानते हैं? प्योर सब्सटेंस नहीं मानते हैं। ठीक है, क्यों? कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर कंटेंट
वेरियस फ्रॉम प्लेस टू मतलब वेरी करता है, varies from place to place. We have seen that at some place there is a high humidity and some place there is a low humidity. अब यहाँ पे एक टर्म आ गया क्या, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का हिंदी में अगर इसका मीनिंग खोजोगे तो ये होता है नमी। मतलब बोल रहा है कि किसी जगह पे मॉइस्ट एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और किसी जगह पर ह्यूमिडिटी कम होती है। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा और कम का मतलब क्या हो गया कि भैया जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा, और जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम वहाँ पे वाटर वेपर कम रहेगा। देखो ह्यूमिडिटी से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट समझो कि आप देखते हो ना कि जो एक विंटर का जो सीज़न होता है, मान लो समर सीज़न है मतलब गर्मियों का दिन है, ठीक है, और एक विंटर का टाइम है। आप मुझे ये बताओ, जो ज़्यादा सन की जो रे हमारे अर्थ पे आती है भैया गर्मी के टाइम पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर की कंटेंट होगी वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किस पे, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा। विंटर में आपको नहीं लगता कि वाटर वेपर की जो कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वाटर वेपर की कंटेंट ज़्यादा मतलब क्या होगा, इसकी यहाँ पर इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो हो गई ज़्यादा, ठीक है। और विंटर में जो भैया ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होगी, वो हो गई कम हो गई। क्यों कम हो गई ह्यूमिडिटी, क्योंकि वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर विल बी लेस कंपैरिजन टू द समर सीजन। समझ रहे हो। अब देखो इससे क्या होगा कि सपोज करो, देखो ह्यूमन बॉडी जो होता है ना भैया, जो हम इंसान होते हैं, कि अगर मान लो हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं और बॉडी का अगर अंदर हीट अगर जनरेट हो गया तो ये हीट जो होता है ये स्वेट के फॉर्म में बाहर आता है। किसके फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। और ये पसीना जब आपको देखना सूखता है भैया, ये जब सूखता है तो आपको ठंडे का एहसास होता है। ये इसलिए ये होता है क्योंकि आपके बॉडी से क्या होता है भैया, वो जो स्वेट जो निकला हुआ है पानी के वाटर के फॉर्म में, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है भैया, लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पर लिक्विड होता है, जैसे कि मान लो पसीना आपको आया तो भैया वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन देखो आपने सुना होगा कि लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। लेकिन भैया इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर्स के नीचे भी किसी भी टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करवा सकता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे आपके बॉडी से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है आपको क्या भैया, ठंडे का एहसास होता है। लेकिन जो अगर गर्मी का सीजन है तो भैया आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होगा। वाटर वेपर ज़्यादा मतलब क्या, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब क्या होता है देखो, ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब एयर जो होता है भैया, एयर के पास वाटर वेपर जो है, एयर प्लस वाटर वेपर मतलब ये हो गया आपका मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर के पास वाटर वेपर क्या अभी बहुत ज़्यादा है। तो देखो अब गर्मी के टाइम जो आपको बॉडी में पसीना आया तो भैया ये जो है ना बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है। क्यों इवेपोरेट जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि भैया ऑलरेडी हमारे जो मॉइस्ट एयर में भैया जो क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर की है क्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए देखना हमारा बॉडी में भैया बहुत जल्दी लेट से पसीना सोखता है और आपको क्या चिपचिपा फील होता है, मतलब आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो। यही अगर मैं बात करूँ विंटर सीजन में तो वाटर वेपर अगर कम होगा मतलब ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम है मतलब मॉइस्ट एयर जो होगा हमारे एटमॉस्फेयर में भैया उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी कम है, ठीक है। अब देखो मान लो आपने कोई एक्टिविटी किया कहाँ पे, विंटर सीजन में, और जैसे आपके बॉडी में मान लो हीट का जनरेट होगा तो हीट का जनरेट जैसे ही होगा ना भैया तो मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी क्या है, कम है। कब, विंटर सीजन में। तो तुरंत क्या करेगा, ये बॉडी से जो आपका लिक्विड के फॉर्म में स्वेट निकला हुआ है उसको वेपोरेट कर देगा भैया, और आपके बॉडी में क्या ह्यूमिडिटी की कमी हो जाएगी, मतलब नमी आपके बॉडी में नहीं रहेगा। और ठंडे का टाइम में देखना आप लोग का बॉडी हमारा जो होता है क्या सूखा पड़ जाता है, रूखापन आता है। तो इसीलिए हम लोग भैया ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए बॉडी लोशन क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं। कहाँ पे, आप यहाँ पे यूज़ करते हो बॉडी लोशन वगैरह क्रीम यूज़ करते हो, कहाँ पे, विंटर सीजन में, क्योंकि ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर में कम होती है। ये भैया फंडा होता है बॉडी लोशन वगैरह लगाने का विंटर सीजन में, ठीक है। और बॉडी जो हमारा रूखापन आ जाता है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जनरली द स्टेट ऑफ मॉइस्ट एयर इज सुपर हीटेड। भैया ये स्टेट कोई आपका बिहार और झारखंड ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट मतलब अवस्था की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो जनरली जो अवस्था होती है किसकी, मॉइस्ट एयर की, वो सुपर हीटेड होती है। सुपर हीटेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि देखो
ये आपने पढ़ा था भैया वेपर डैम टीएस डायग्राम में, ये होता है सैचुरेटेड लिक्विड। आप धीरे धीरे टेम्परेचर देते हो तो भैया यहाँ पे लिक्विड और वेपर का फेज बनता है, फिर धीरे धीरे ये लिक्विड कम होते जाता है। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सिर्फ वेपर ही बचता है, और उसके बाद भी अगर आप जब हीट को सप्लाई करते हो तो भैया जो आपका यहाँ पे वेपर जो होता है भैया किस जोन में आ जाता है, आपका सुपर हीटेड जोन में आ जाता है। तो हमारा जो मॉइस्ट एयर होता है वो किस जोन में होता है, वह सुपर हीटेड जोन में होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो मॉइस्ट एयर होता है आपका, ये क्या होता है, वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर का कॉम्बिनेशन होता है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.8% आर्गन है, और 0.03% आपका CO2 है, ठीक है। और बाकी सारे आपके अदर गैसेस है। लेकिन अगर वेट के रिस्पेक्ट में बात करूँगा, देखो वेट के रिस्पेक्ट में तो 75% नाइट्रोजन है, 23% O2 है, और बाकी बचा आपका अदर गैसेस हो गया। अब देखो यहाँ पे ड्राई एयर क्या किसको बोलोगे, कि द प्योर ड्राई एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ गैसेस। मतलब जो प्योर ड्राई एयर होगा उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी कितना होगा, अरे वाटर वेपर उसमें भैया 0 होगा। प्योर ड्राई एयर का मतलब क्या होगा, सिर्फ एयर ही रहने वाला है, और एयर रहने वाला तो ये क्या होगा, सिर्फ मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा। अब यहाँ पे कुछ एयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जो 1 मोल होता है भैया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 1 मोल का जो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखते हो, 16 लिखते हो। तो भैया 2 मोल के लिए कितना लिखोगे, 16 इंटू मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 16 इंटू 2 मतलब 32 इसका हो गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया। उसी तरीके से जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका जो एयर का होता है वो होता है 28.967, बट वी टेक इट अप्रोक्सीमेटली कितना 29 लेते हैं। आर जो होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है एयर के लिए बात कर रहे हैं ना अपन, 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। सीवी होता है आपका कितना, 0, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे, ये होता है 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और गामा जो होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, मतलब CP/CV को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये होता है आपका 1.4। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होता है भैया, जैसे कि O2 है, O2 का अगर पहले मैं 5 लगा दिया मतलब ये हो गया 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। और PV=MRT जो होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से निकलता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है आपका, प्रेशर। और उसके बाद आप और भी बहुत सारे इसमें आप लॉ पढ़ते हो, ठीक है। जैसे गैलोसियस लॉ पढ़ते हो, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड एयर, तो सैचुरेटेड एयर को भैया बड़ा ही सिंपल तरीके से समझो यार, ये होता गया है। अब देखो कोई भी एक बंदा ए है, ठीक है। ये जो बंदा है ना, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है रोटी खाने की वो कितनी है, बड़ा लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, 10 है। मतलब ये 10 रोटी अगर इसको खिला दो ना भैया, तो मतलब समझो इसका गर्दन तक भैया ये फुल हो गया। बोलेगा भैया अब तो मेरे से यहाँ से पानी भी भैया गर्दन से नीचे नहीं उतरने वाला है। तो मैं बोलूँगा भैया कि ये बंदा जो है ना अपने सैचुरेट कंडीशन पे पहुंच गया, ठीक है। क्योंकि भैया ये तो 10 रोटी क्या, 10 रोटी खाने के बाद भैया पानी भी नहीं पी पा रहा। मतलब इसकी जो ये सैचुरेशन कंडीशन कितनी होगी, 10 रोटी होगी। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है, 10 है। अब समझो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर प्रेजेंट है मतलब क्या, गैसेस होंगे, और गैस के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भैया ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपका वाटर वेपर जब जो आपका जो वाटर जो होता है वो जब इवेपोरेट होकर कहाँ पे जाता होगा, एटमॉस्फेयर में जाता होगा, तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते होंगे, उन वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखते होंगे, समझ रहे हो। तो भैया पकड़ के रखते होंगे, तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगा ना, कि भैया हाँ कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स हम पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा अगर वाटर वेपर मान लो अगर आप जनरेट कर भी लोगे, तो वो एयर क्या करेगा भैया, उसको रख ही नहीं पाएगा। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है किसी भी एयर को, वाटर वेपर को होल्ड करके रखने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड एयर बोलेंगे। ये क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर व्हेन एयर हैज़ डिफ्यूज्ड
एयर हैज़ डिफ्यूज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट। मतलब जो एयर में जो होता है भैया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भैया जाके घुस गया है। अब उससे ज़्यादा तो वाटर वेपर घुस ही नहीं सकता है। मतलब वही वाली बात हो गया कि 10 गो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर जैसे ही घुस जाएगा इसके अंदर तो एयर बोलेगा भैया कि ना, अब हम 10 से ज़्यादा वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स ले ही नहीं सकते हैं। इट मीन्स ना आवर एयर गेट सेचुरेट कंडीशन में पहुँच गया। बोलेगा भैया 10 मॉलिक्यूल वाटर वेपर से तो मैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अब ले ही नहीं सकता हूँ। तो हमें समझ में आ गया कि सैचुरेटेड एयर जो होती है ये मॉइस्ट एयर होता है। और ये क्या होता है कि एयर क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रखता है। ठीक है। अब एक टर्म आता है यहाँ पे क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो होता है। अब देखो क्या होता है, अभी आपको मैंने समझाया था ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये नमी होता है। किसी जगह पे कितना नमी है नहीं है हमें पता होना चाहिए ना भैया, किस प्लेस की कितनी ह्यूमिडिटी होती है। जैसे कि जो मौसम वगैरह की जो जानकारी देते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो देते हैं तो वो आपको बताते हैं। देखना अपना मोबाइल वगैरह भी चेक करोगे तो किसी पर्टिकुलर प्लेस में आपको पता चलेगा भैया कि ह्यूमिडिटी कितना है कितना नहीं है। तो भैया इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, कौन बताएगा कि एक्चुअल में किसी भी प्लेस में मान लो ये कोई CT1 है, ये CT2 है, तो भैया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है यहाँ पे। तो भैया देखो अगर उसके लिए हमको बताएगा कौन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो बताएगा। ये क्या होता है, ये बोलता है कि भैया कि जो मास ऑफ एयर है ना, कि मास ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, 1 kg मास ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये दोनों जो रेशियो होगा ये आपको क्या बताएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता देगा एक्चुअली में। समझ रहे हो, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर इन अ गिवन वॉल्यूम एंड गिवन टेम्परेचर। मतलब आप एक जो है वो होता है मास ऑफ एयर को भैया फिक्स कर दो इन अ गिवन वॉल्यूम एंड गिवन टेम्परेचर, उस कंडीशन में जितना भी मास ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, किसके पास, इस एयर के पास, उसी रेशियो को मैं बोल देता हूँ क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या तो ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा बोलूँगा। और ये क्या है, ये आपको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी को बताने वाला है। ठीक है, कि समझो कि 1 kg मान लो अगर वाटर है, ये एयर है, तो उसमें मान लो आपका 0.5 kg आपका मान लो निकल के आ गया क्या, 0.5 kg वाटर वेपर है, तो मैं बोलूँगा भैया ह्यूमिडिटी रेशियो कितना हो गया, 0.5 हो गया आपका। समझ रहे हो, मतलब कि ये सिंपल सी बात है कि ये क्या बताने वाला है कि 1 kg एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी रेशियो को बोल देते हैं कि ह्यूमिडिटी रेशियो बोलेंगे। अब हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन से पता है, और आइडियल गैस इक्वेशन है ना भैया, तो अब लिक्विड में तो कभी PV = mRT यूज़ होता ही नहीं है। आप गैस में यूज़ कर लो या तो वेपर में यूज़ कर लो। ठीक है, तो देखो वाटर वेपर के लिए हम लोग PV = mRT लिख सकते हैं, या ड्राई एयर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, PV का मतलब क्या हो गया, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब 1/2 करोगे, ठीक है, तो ये भैया सेम वॉल्यूम की बात किया था, सेम टेम्परेचर की बात किया था, ये दोनों कट जाएगा तो कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। और एक रिलेशन बनता है किसके बीच, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R/m। और जहाँ पे R का जो वैल्यू होता है ये होता है 8.314 किलो जूल पर kg पर केल्विन होता है। ठीक है, इसको बोलते क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलेंगे, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो और m क्या, मोलिकुलर वेट है। तो वहीं पे ये जब इसको रखोगे R ये करोगे तो ये देखो कट जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो मास ऑफ वाटर वेपर कितना होगा भैया, H2O। तो भैया मास ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर कितना लिखोगे, H2O मतलब 2 × 1 + 16 मतलब 18 हो गया। और एयर का मैंने बताया था 29, तो ये निकल के कितना आ गया, 0.6222 0.622। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है भैया, वहाँ पर टोटल प्रेशर कितना होता है, P होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे क्या, वाटर वेपर भी है और वाटर एयर भी है, वाटर वेपर भी है और एयर भी है। तो भैया दोनों का जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर P बोलेंगे। और यहाँ पे ये PV/P आ गया, तो यहाँ पे जो MV/ma था इसी को भाई ओमेगा ह्यूमिडिटी रेशियो या तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते थे, ये 0.622 हो गया। और PV और PA की जगह क्या लिख सकते हो, P - PV। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो इज इक्वल टू 0.622 PV/P - PV, वेयर PV इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ ओमेगा की जो यहाँ पे यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब 1 केजी ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर की क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मान लो अगर 0.5 आ रहा है, मतलब क्या समझोगे भैया 50% अभी और वाटर वेपर मतलब 50% ही मतलब आपका क्या है वाटर वेपर प्रेजेंट है किसमें, आपका एयर में। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और 1 ग्राम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10⁻³ kg लिख सकते हो। अब आ गया क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो यार, मैंने आपको बताया था कि जब एयर जो है ना सेचुरेट कंडीशन में पहुंच गया हो, मतलब कोई एक सिटी है, ठीक है, कोई एक सिटी है, तो उस सिटी में जो एयर रहता होगा, जब भैया एक ऐसा टाइम रहता होगा ना कि उसमें भैया सेचुरेट कंडीशन में आपका एयर है, मतलब उस टाइम जो मास ऑफ वाटर वेपर रहेगा सेचुरेशन कंडीशन में, वो एयर में क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो आपने एक लिमिट से सेट कर लिया कि भैया कि किस टाइम उस सिटी में जो आपकी मास ऑफ वाटर वेपर है भैया एयर में रहता है, तो उसको आपने बोल दिया कि MBS। अब जब मैं मान लो जब मैं फ्रीक्वेंट किसी टाइम चेक करूँगा उस सिटी में, तो जो एक्चुअल वाटर वेपर जो निकल के आएगा वो मैक्सिमम से क्या रहेगा, मेरा कम रहेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों का रेशियो होता है, किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन इन ए गिवन वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। मतलब कि अगर जो सेचुरेशन कंडीशन में जो मास ऑफ वाटर वेपर है, मतलब वही वाली बात कि 10 रोटी वाली बात ये हो गया कि मैक्सिमम 10 रोटी खा सकता है, और मान लो आप किसी दिन खाने के लिए बैठा, उस दिन मान लो 5 रोटी खा रहे हो, तो 5/10 कितना हो गया आपका 0.5 हो रहा है। तो मैं अभी आपको क्या बोलूँगा कि भैया आप अभी मतलब 50% अभी और आप खाना खा सकते हो, समझ रहे हो, इसका मतलब यही हो रहा ना। आप मान लो अब फिर क्या आपने चेक किया एक दिन कि भैया मास ऑफ वाटर वेपर 4 है और मैक्सिमम कितना आपका था, आप 10 रोटी खा सकते हो, तो ये निकल के रेशियो क्या आ रहा है, 0.4 निकल के आ रहा है। तो मैं बोलूँगा भैया अभी आपके पास 60% खाने की कैपेसिटी और है। तो भैया जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ना, वो आपको एक्चुअल क्वांटिटी जो वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंट है वो नहीं बताती है। ये क्या बताती है भैया कि कितना वाटर वेपर और एयर में जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो 0.4 क्या बोल रहा है कि भैया मास ऑफ वाटर वेपर जो है कि एक्चुअल वाटर वेपर का भी 40% ही है, तो भैया एयर में कितना परसेंट अब और जा सकता है, वो 60% जा सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको जहाँ से समझ में आ गया, तो आप वहाँ पे क्या बता सकते हो कि कितना जो अभी जो आपका जो एयर है और वाटर वेपर को होल्ड कर रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 0.4 आपका निकल के आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि 0.6 वाटर वेपर ये और होल्ड करके रख सकता है, कौन, ये आपका जो एयर होता है। तो यहाँ पे नोट करके देखो लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सिस्टम, मतलब जो आपका ओमेगा होता है जिसको हम लोगों ने क्या बोला था कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द पर केजी मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.622 PV/P-PB। तो ये आपको क्या है ना कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन एयर बताने वाला है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो जिसको हम 5 बोल रहे हैं, ये क्या बताने वाला है कि ये आपको एक्चुअल में नहीं बताने वाला, ये आपको बताएगा कि और कितना वाटर वेपर एयर जो होता है होल्ड कर रख सकता है। सपोज अगर मान लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा 0.6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.4 और जो है ना एयर के पास कैपेसिटी है मास ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रखने की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर है। देखो जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर। किसका टेम्परेचर बताएगा, ये मॉइस्ट एयर का, मेजर्ड बाय सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। सिंपल से एक थर्मोमीटर निकालो और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो वही आपको दे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर के यहाँ पर जो बल्ब लगा रहेगा उसको एक वेट क्लॉथ से मतलब गीला कपड़े से ढक दोगे, उसके बाद जो आप टेम्परेचर मेजर करोगे उसी को बोल दोगे आप वेट बल्ब टेम्परेचर बोल दोगे। उसके बाद एक यहाँ पे क्या है, वेट बल्ब डिप्रेशन। ये क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर को बोलेंगे क्या, वेट बल्ब डिप्रेशन। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखो ये क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बोला कि देखो जो यहाँ पर मान लो तालाब है, ठीक है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर में एयर है। अब जब वाटर वेपर मान लो जा रहा है, वाटर वेपर क्या बन के जा रहा है, लिक्विड से गैस में चला गया भैया, लिक्विड से वेपर बन गया मेरा, कौन, वाटर के मोलिकुल्स। अब एयर इसको पकड़ कर रखा हुआ है, और आपको पता है कि अगर मान लो इस मॉइस्ट एयर का
टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो ये वेपर भी कन्वर्ट हो सकता है क्या, लिक्विड में। तो भैया तो कब डिक्रीज होगा, तो अगर मान लो इस मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर अगर आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक ला देते हो, तो अगर इसके नीचे आपने अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो भैया जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है भैया जहाँ से जो आपका वाटर वेपर है वो कंडेंस मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर पार्टिकल जस्ट स्टार्ट टू कंडेंस। मतलब ये एक ऐसा सैचुरेशन टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो वाटर जो वेपर के जो पार्टिकल्स होते थे वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। या आप क्या बोल सकते हो कि इट इज़ द सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है किसके रिस्पेक्ट में देगा टेम्परेचर, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के रिस्पेक्ट में। इसका कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो 1 एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में 100 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरीके से यहाँ बोल रहा है कि ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर ये किस कॉरस्पॉन्डिंग में, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के कॉरस्पॉन्डिंग में ड्यू पॉइंट ये टेम्परेचर आपको बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा है कि अगर इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भैया कि ये जो एयर है ना भैया ये अभी अगर इसको और वाटर वेपर खिलाओगे ना भैया ये और खा सकता, बोलेगा भैया और वाटर वेपर लाओ मैं अभी और खाने वाला हूँ, मतलब और होल्ड करके रखने की कैपेसिटी इसमें है। ठीक है, तो मान लो अगर ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुँच पाया है, मतलब सैचुरेट कंडीशन तक अगर एयर नहीं पहुँचा है तो एयर मेरा क्या हो गया, अनसैचुरेट हो गया। तो अनसैचुरेटेड के कंडीशन में जो ड्राई वाला टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है वेट वाले टेम्परेचर से, वेट वाले टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है वो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। ठीक है, उसके बाद इन द केस ऑफ सैचुरेटेड एयर, जब भैया एयर सैचुरेट हो जाता होगा मतलब कि एयर में जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम हो गया, इसके बाद अगर बोलोगे वह एयर को कि भाई थोड़ा सा खा लो ना वाटर वेपर, तो बोलेगा ना भैया अब ना हो पाएगा हमसे, समझ रहे हो। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है एयर की उसी को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड एयर बोलेंगे। और तो ये क्या होता है भैया उस कंडीशन में जो ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इफ़ द एयर इज़ फुल्ली सैचुरेटेड देन द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज़ 1, मतलब कि जब एयर फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप 1 बोल दो या तो 100% बोल दो, इतना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड देन द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0, मतलब देखो अब दोनों टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तो ये तो 0 ही होगा। और यहाँ पर एक सीलिंग साइकोमीटर करके एक ऐसा डिवाइस होता है जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों को मेजर करता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सीलिंग साइकोमीटर मेजर बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक ओमेगा पढ़ा था, ये बताता था क्या कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ ड्राई एयर। उसके बाद पढ़ा कि हम लोग क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ा, ये बताता है कि मास ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मास ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन, कि मैक्सिमम कंडीशन में कितना वाटर वेपर एयर रख सकता है और रियल में कितना रख रहा है, इस दोनों का रेशियो को बोलेंगे क्या, 5 बोलेंगे। अब नया टर्म एक आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू। ये क्या बोलता है कि एक्चुअल कंडीशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और सैचुरेट कंडीशन में जो आपकी ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो रेशियो होगा उसको क्या बोल देंगे, म्यू बोल देंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर होल्डेड बाय पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, कि एक्चुअल में अभी कितना ओमेगा है और सैचुरेट कंडीशन में कितना होगा, इन दोनों का रेशियो को बोल देंगे म्यू, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन या तो परफेक्ट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ओमेगा बाई ओमेगा इसको हम लोग को लिख सकते हैं क्या, पी बी बाई पी बी एस इंटू पी माइनस पी बी एस अपॉन पी माइनस पी बी, और पी बी बाई पी बी एस को हम लिख सकते हैं फाई, क्योंकि फाई क्या होता है, पी बी अपॉन पी बी एस होता है, जहाँ पर पी बी एस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है,
अब देखो इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी इज़ द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल्स की, चाहे वो आपका लिक्विड के पार्टिकल्स हो या चाहे गैसेस के पार्टिकल्स हो। और हमें पता है कि जो एंथैल्पी निकलता है वो भैया वो कांस्टेंट जो प्रेशर में हीट का ट्रांसफ़र मतलब जो mCp डेल्टा टी होता है वो वहीं से आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर की, तो भैया ये तो इंथैल्पी दोनों का होगा ना, वाटर वेपर का भी होगा और आपका एयर का भी होगा। तो एयर का जो इंथैल्पी होगा ये होगा 1.005 इंटू टी, क्योंकि मास को मान लो 1 kg ले लिया आप लोग आपने, और सी पी हो गया 1.005 और टी को लिख दिया मैंने स्मॉल टी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और वाटर वेपर की जो आपकी इंथैल्पी होती है वो ये होगी ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 इंटू टी, जहाँ पे ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या तो ह्यूमिडिटी रेशियो। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये केजी क्या है, ये मास ऑफ वाटर वेपर का है भैया। और टी क्या, ट्राइबल टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में रहेगा। अब यहाँ पर एक एब्जन फार्मूला क्या याद रखना है कि कभी कभी मान लो पीवी आपको, अगर मान लो आपको ओमेगा निकालने के लिए बोलेगा तो ओमेगा इक्वल क्या रहता है 0.622 इंटू पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। तो मान लो आपको टोटल प्रेशर दे दिया है, ठीक है। पीवी अगर मान लो अगर नहीं दिया हुआ है और बहुत सारा डेटा दे कर रखा हुआ है तो भाई पीवी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये क्या होता है, पीवी डैश माइनस 1.8 पी इंटू टी माइनस टी डैश अपॉन 2700। अब समझो कि क्या क्या नोटेशन का क्या मीनिंग होता है। टी जो होता है वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टी डैश होता है वेट बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, पीवी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेशन टेम्परेचर प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ ड्यू पॉइंट। मतलब पीवी जो कैसा प्रेशर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, ठीक है। पीवी डेज क्या होगा, इट इज़ द सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। मतलब पीवी डेज जो होता है ये वेट बल्ब टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग में प्रेशर होगा, ठीक है। पीवीएस जो होगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होगा किसमें, सैचुरेशन कंडीशन में, जब आपका एयर जो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रख लेगा, उस टाइम का प्रेशर की बात कर रहा है। और पी जो हो गया मेरा भैया ये क्या होगा, टोटल प्रेशर। अगर सपोज करो टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ तो भैया हमें तो पता है कि 1 ATM क्या होता है 101325 पास्कल। इसको आप लिख सकते हो 1.01325 पास्कल बार लिख सकते हो। और 1 बार जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल और 1 पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैंने सारे फॉर्मूले का जो यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के लिए एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया आप लोगों के लिए। तो ओमेगा क्या होगा, आप इसको लिख के प्रैक्टिस करना और लंबे टाइम तक आप इसको याद रख सकते हो। 0.622 पी वी बाई पी माइनस वी, ये आपका 5 हो गया जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये आपका जो वेट बल्ब डिप्रेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं देख लो आप, स्पेसिफिक इसको बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। पी हो गया आपका टोटल प्रेशर, ठीक है। ये आपका वाटर वेपर के लिए आपका आइडियल गैस इक्वेशन, ये एयर के लिए हो गया डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, सी पी एयर के लिए, सी बी एयर के लिए, आर का वैल्यू, एम के वैल्यू, इंथैल्पी के वैल्यू, ठीक है। ये ड्राई एयर के लिए हो गया प्रेशर पी इक्वल टू रो जी एच। आप जो पढ़े हो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पढ़े हो वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो कि क्वेश्चन का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। कि द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, दो टेम्परेचर आपको देकर रखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज 740 mm ऑफ एस जी। देखो इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रेशर पी इक्वल टू रो जी एच आपको निकालना पड़ेगा। और डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। और जी का वैल्यू आपको पता है 9.81 न्यूटन, और एच का वैल्यू यहाँ पर 0.74 रख दोगे, यहाँ से आपको टोटल प्रेशर पी निकल जाएगा। अब बोला क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पी भी निकालना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इंथैल्पी, वेपर डेंसिटी, सबके फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर में। और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है कि 30 डिग्री सेल्सियस जो ये आपका क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना, और 20 डिग्री सेल्सियस क्या है ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का करस्पॉन्डिंग मतलब ये आपका पी वी डैश दे के रखा हुआ है, ठीक है। और इस प्रेशर की मैं बात करूँ तो ये आपका कौन सा प्रेशर होगा, करस्पॉन्डिंग टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये आपका हो जाएगा प्रेशर पी हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला जो आपका एब्जॉन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप लगाओगे ना, पी भी आपको निकालना पड़ेगा, पी वी डैश। तो भैया ये तो आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना, ये वाला देखो कहाँ गया, हाँ
ये आपका दे के रखा हुआ यहाँ पे PVS दे के रखा हुआ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेचुरेशन है ना, तो सेचुरेशन प्रेशर भैया मतलब PVS दे के रखा हुआ, ये आपका दे के रखा हुआ PVDS दे के रखा हुआ है। अब P तो आप निकाल लोगे कहाँ से, ρg H से निकाल लोगे, ठीक है। और अगर हमको PV निकालने के लिए बोलेगा तो PV का भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, PV' माइनस P इंटू 1.88 T, ठीक है, 1.88 T अपॉन 2700। इसको देख लो क्या था फॉर्मूला इसका यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, यहाँ से PV' दिया हुआ है, T' भी दिया हुआ है, यहाँ से PV निकाल लेना। और PV निकालने के जैसे निकल गया यहाँ से आप ओमेगा निकाल लेना, ठीक है, 0.622 PV अपॉन P माइनस PV से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाई निकालने के लिए बोलेगा तो ये क्या होता है, PV अपॉन PVS होता है, PV भी निकाल लिया, PVS दोनों का रेशियो कर देना तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या नोट्स में इसको बना लेना, फिर इसको सॉल्व करना। और आंसर जो होगा भैया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।